बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 786 अपना कराची। मेरा नाम है साजिद अब्बासी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद इस वक्त हम मौजूद है सादिक भाई SFA एवरी वाले इनके सेटअप पर। आज इनके सेटअप पर खुसूसी मेहमान है नवाज जो आए हमारे। थोड़ा तारुफ करा दें अपने। नहीं, हमें तो नाम पता है, इरफान बाबा मशहूर है, लेकिन अपने मोहब्बत कलाम से। ये सही हमारे जो है ना इरफान बाबा जो है माशाल्लाह हमारे इलाके के। अगर हमारा कैमरामैन दिखा दे तो पिछली ओपनिंग में भी जो शेड हमने ओपनिंग की थी उसमें भी माशाल्लाह इनकी थोड़ी सी खिदमत हमने दी थी। और बड़ा माशाल्लाह आज ये जब हम मतलब बुलवाते हैं तो हुजूर आ जाते हैं वक्त निकाल के। बड़ा अपना कीमती वक्त है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस वक्त ये भी है ना अपने हमने काफ़ी सारा काम छोड़ के आए। अच्छा, इसके अलावा मेहमान खुसूसी यहाँ पर कौन कौन आ रहे हैं? मेहमान खुसूसी में जो है ना हमारे इस दफ़ा वैसे तो डॉक्टर सऊद भी हैं, पिछली दफ़ा भी थे, पिछली दफ़ा ओपनिंग उन्होंने की थी, इस दफ़ा भी वो होंगे, लेकिन इनके साथ जो है ना खुसूसी जो है इस टाइम जो आ रहे हैं वो अकील बुखारी साहब आ रहे हैं और मुमताज़ भाई। अकील बुखारी साहब के बारे में कुछ बताएं। अकील बुखारी साहब जो है वो है जो पाकिस्तान में ना बर्ड और मल्टीपल किस्म के जानवर वगैरह जो है ये बाहर से जो है इम्पोर्ट करवाते हैं। और काफ़ी सारे लोग जो है वो इन्हीं से बर्ड या दूसरे किस्म के जानवर वगैरह लेके आगे सेल करते हैं, क्योंकि लाइसेंस इनके पास है और बहुत बड़ा काम है इनका इम्पोर्ट का। अच्छा, ये आपके जो इस सेटअप का ओपनिंग करने आ रहे हैं? जी जी। अच्छा, रिबिन कौन काटेंगे? इंशाल्लाह 3-4 हाथ मिलके ही काटते हैं हमेशा। कोशिश होती है कि जो बुजुर्ग हैं उनको आगे किया जाए और फिर जो मौजूद हैं उनको भी आगे कर दिया जाए। चले जी व्यूअर्स, अभी तो कुछ देर बाद आपको इंशाल्लाह ताला ये मंजर दिखाएंगे। अकील बुखारी साहब है और सबसे खुसूसी मेहमान नवाज हमारे इरफान बाबा हैं और उनके साथ डॉक्टर सऊद भी हैं और भी मज़ीद मेहमान आएंगे। आपको इंशाल्लाह ताला उनसे मुलाकात करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 786 अपना कराची। और ये हमारे पास आया इब्तिदा करने के लिए सादिक भाई के सेटअप का अकील बुखारी साहब और इरफान बाबा, डॉक्टर सऊद साहब इस वक्त तशरीफ ला चुके हैं यहाँ पर। तो चले आइए दिखाते हैं आपको ये इब्तिदा किया जा रहा है। पाकिस्तान के नामवर अकील बुखारी साहब, डॉक्टर सऊद साहब, इरफान बाबा। तो एक बार से देख सकते हैं मेहमान खुसूसी हमारे साथ मौजूद है। चले आइए आपको तारुफ कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को अपना तारुफ कराएं। जी, मेरा नाम अकील बुखारी है। इम्पोर्टर भी हूँ और ब्रीडर भी हूँ लव बर्ड्स का। और ये सादिक गदाई साहब ने एक खसूसी दावत दी थी तो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हमारी दुआएं इनके लिए अल्लाह ताला उनको खूब बरकत अता फरमाए, अच्छी बेटी अता फरमाए। आपका बड़ा नाम सुना है हमने, लोग आपको जानते हैं पूरे पाकिस्तान में। और आप न्यू फैंसियर के हवाले से क्या कुछ कहना उनको पैगाम देना चाहेंगे? जी, मेरा सिंपल सा पहला पैगाम है कि सच बोलें, सच बोल के माल खरीदें, सच बोल के बेचें, अल्लाह बरकत खुद आपको देगा इंशाल्लाह। ये जो आजकल थोड़ा सा हमारे इस काम में बड़ा वो एक होता है कि लोग कभी कोई रिंग चेंज कर देता है, कभी इम्पोर्टेड को लोकल के बेच रहा होता है। तो सच बोल के बेचें, ये मेरा पैगाम है सिंपल। अच्छा जी। तो व्यूअर्स, ये हमारे साथ थे अकील बुखारी साहब और डॉक्टर साहब से भी बातचीत करेंगे। तो चाहे चले आइए इनसे भी मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को अपना तारुफ करें। मेरा नाम डॉक्टर सैयद सऊद अरशद है। मैं एग्रीकल्चर कंसल्टेंट हूँ और तकरीबन 30 साल से अबव हो गया इन फैंसी बर्ड्स को ब्रीडिंग करा रहा हूँ। तो ये जो न्यू फैंसियर्स हैं या मजीद जो फैंसियर हैं उनके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? लेकिन न्यू फैंसियर्स को हमेशा मेरी एक ही एडवाइस रही है कि वो पहले लर्न करें, सीखें, समझें और नीचे से स्टार्ट लें और स्टेप बाय स्टेप ऊपर आएँ, चीज़ों को समझ के ऊपर आएँ, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करें, अपना हल्का अहबाब बढ़ाएँ, अपने आस पड़ोस के जितने हॉबियर हैं, फैंसियर हैं, उनसे कम्युनिकेशन करें, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ लर्न करने को मिलेगा। फिर स्टेप बाय स्टेप अगर आप ऊपर आएँगे तो आपकी बुनियाद मजबूत होगी, तो कहीं आपको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। अक्सर हम देखते हैं लोग अपने इलाके, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को छोड़ के किसी दूसरे स्टेशन पे चले आते हैं और उनको नॉलेज नहीं होती, फिर वो मुश्किलात का सामना करते हैं तो बैक होकर फिर गिले शिकवे करते हैं। तो बेहतर ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप क्लासेस वाइज, जैसे एक बच्चा नर्सरी, केजी, फर्स्ट ईयर, इंटर, फिर एमए, बीए, एमएन, एमपीए और सारा कुछ ऊपर तक चला जाता है, तो कोशिश करें कि इसी तरीके से वो बढ़ेंगे तो उनकी कामयाबी होगी। और बाकी आजकल बहुत ज़्यादा मवाद है फेसबुक पे, यूट्यूब पे सीखने का, लर्न करने का, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त के नौजवान के लिए कोई कंप्लेन आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर जगह जो है नॉलेज प्रोवाइड हो रही है और नॉलेज का असूल बहुत आसान हो गया जब से ये प्रिंट मीडिया का दौर आया है। तो
ये हमारे साथी है। अच्छा डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अकील भाई, मुमताज़ भाई और डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा साथ में। नहीं माशाल्लाह बुज़ुर्ग हमारे जो है वो आ जाते हैं, नज़र करम करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे शेड की कोई ओपनिंग हो तो उसमें किसी बुज़ुर्ग का हाथ लाज़मी हो। अच्छा, मैं आप व्यूअर्स की तरफ से जो है ना, मैं डॉक्टर साहब और अकील भाई बुखारी साहब को कुछ सवाल करना चाहता हूँ, मुख्तसर अगर आप टाइम दे दें अकील भाई। तो सबसे पहले तो यही है कि अक्सर हमारे ना व्यूअर्स जो है परेशान हो रहे हैं अभी इस वक्त न्यूट्रिशन के अंदर, क्योंकि काफ़ी नए लोग जो है ना, उन्होंने पुरानों को भी और नए आने वालों को भी इस हवाले से डरा दिया है कि म्यूटेशन ख़त्म हो रही है, ये म्यूटेशन जो है ना बिल्कुल फ्लॉप होती चली जा रही है, जिसकी कोई वैल्यू आगे नहीं रहेगी। तो आप माशाल्लाह इंपोर्टर भी हैं, फिर आगे आपने कुछ इकदाम इस तरह के भी सोचेंगे, एक्सपोर्ट की तरफ शायद आपका जाने का एक प्रोग्राम है, तो कुछ ऐसी कुछ बात कहें कि जिससे शायद नए फ्रेंड्स को कुछ रहनुमाई हासिल हो जाएगी। जी शुक्रिया सादिक भाई। सादिक भाई म्यूटेशन ख़त्म नहीं है, ना ख़त्म होगी। बात ये है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि चीज़ों को पहले सीखें, समझें, आप राइट बर्ड राइट प्राइस में खरीदें। अब एक बर्ड अगर ऑफलाइन आप लोग ऑफलाइन की मार्केट वालों 20-25 हज़ार है और आप किसी ब्रांड के पीछे जाके बगैर समझे हुए और 1.5 लाख का खरीदेंगे तो वो नेचुरली आपको नुकसान होगा। तो मेरा यही मशवरा है कि म्यूटेशन कहीं नहीं जा रही, आप सीखें, लर्न करें और स्टेप बाय स्टेप अपने आपको अपग्रेड करें। कि अगर आपका सिंपल कोई बात है ऑफलाइन पाएँ, ऑफलाइन के बाद आप रेड आई बर्ड में आ जाएँ, चाहे वो क्रीमिनो हो, अल्बाइनो हो, पैल फेलोज़ हो। जैसे-जैसे आपको अर्न होते रहे अपनी ब्रीडिंग से, आप उसको अपग्रेड करते रहें। जैसे-जैसे आप अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो आपको नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा भी होगा, आप सीखेंगे भी और लोगों को सिखाएँगे भी। जी मैडम, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप जो है आगे कुछ बर्डों को एक्सपोर्ट की तरफ भी ले जाने की कोशिश करेंगे। जी साथी भाई, ऑलरेडी वर्किंग हो रही है, बातें भी हो रही है हमारे जो फॉरेन बायर्स हैं। लेकिन थोड़ा-सा मसला ये आ रहा है कि जैसे आपको जानते हैं फ़िलिपीन या साउथ अफ्रीका, अभी हमसे प्राइस उनकी बहुत कम है। लेकिन जैसे-जैसे हमारी ब्रीड बढ़ती रहेगी, नंबर ऑफ ब्रीडिंग बर्ड्स बढ़ते रहेंगे, तो मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह कुछ महीने में या मैक्सिमम साल में हम इस पोज़ीशन में होंगे कि हम एक्सपोर्ट कर सकें इंशाल्लाह। अच्छा, एक्सपोर्ट के हवाले से डॉक्टर साहब से मैं सवाल करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, जैसे अभी अकील भाई ने कहा कि अगर ब्रीड बढ़ती रहेगी या क्वांटिटी हमारे पास हो जाएगी, तो इसके लिए सबसे अहम जो हमारे लिए काम है वो क्या है कि जिससे हम अपनी ब्रीड को अपग्रेड भी कर लें, बढ़ा भी लें और इस तरह का हमारा बर्ड प्रोड्यूस हो जाए जिससे जो है ना लोग बाहर से ऑर्डर हमारे आसानी से आ जाएँ और उसको पूरा भी हम कर सकें। उसके बारे में कुछ आप कहना चाहें? देखें, मैंने अपनी ज़िंदगी में कई टर्न देखे हैं। जब भी कोई नई म्यूटेशन आती है तो पहले तो उसके सिलेक्टेड बर्ड आते हैं, तो कुछ सिलेक्टेड लोग ब्रीड कराते हैं। फिर वो इंपोर्ट की सूरत में जो दूसरे ममालिक जहाँ पर बल्क में ब्रीड हो रहे होते हैं वहाँ से वाफर तादाद में आता है। फिर यहाँ पर वो ब्रीड होना शुरू हो जाता है। फिर एक टाइम आता है कि एक वाफर तादाद यहाँ भी ब्रीड होकर निकल रही होती है और यहाँ का पॉकेट जो है उस बाइंग का जो मैक्सिमम बाइंग थी कम हो जाता है। फिर हमारे पास अपनी प्रोडक्ट होती है बाहर बेचने की, जब तक रेट जो है सेटल डाउन हो जाता है। यानी कि एक चीज़ अगर 10 रुपए की आई है तो वो उसकी पॉपुलेशन जब 10 थी और 100 हो गई तो डेफिनेटली वो 1 रुपए पे कन्वर्ट हो गई। जब वो 1 रुपए पे जाके बैठ जाती है तो उसकी बाहर भेजने की जो है ना वो फिजिबिलिटी बननी शुरू हो जाती है, जैसे अकील भाई ने बताया, और उसकी बुनियाद पे बाहर जाती है। मैं अभी आपके सामने यहाँ पर ऑफलाइन पीच फेस लब्बर्ड देख रहा था। किसी दौर में ये ऑफलाइन पीच फेस लब्बर्ड आए और 15,000 का जोड़ा था। जब यहाँ पॉपुलेशन बढ़ी तो वो 5,000 का जोड़ा हो गया। जैसे वो 5,000 का हुआ पता चला उनके ऑर्डर आने लग गया और बाहर जाने लग गया। तो अब तो मेरे ख्याल शायद 7-8 हज़ार वल्लाह आलम शायद से ज़्यादा भी हो बाहर जा रहा हो, और ये थोड़ा आया उससे कई गुना ज़्यादा बाहर जा रहा है। यही सारी सिचुएशन हमारी तमाम म्यूटेशन जो अब आ रही हैं, जैसे ऑफलाइन आ रहे थे, किसी दौर में ऑफलाइन 50 टू 70 का रेट था, फिर 30 टू 50 का रेट रहा। ये नया सीजन स्टार्ट हुआ है तो मैं समझता हूँ 20 से 30 का रेट होगा पर पीस का मुख्तलिफ कलरों में। तो जब ये 20 से 10 की तरफ आएगा ना ओवर ब्रीड होने की बुनियाद पे, तब ये वैल्यूएबल हो जाएगा बाहर की मार्केट में एक्सपोर्ट करने के यहाँ से, तो वो जाना शुरू हो जाएगा। सिंपल सा फार्मूला है। और हर चीज़ जो ओवर ब्रीड होती है वो रेट नीचे आते हैं, बाहर चली जाती है। आप किसी चीज़ को उठा के देख लें, होगोरोमो में भी ऐसा ही हुआ। लवबर्ड की बेशुमार म्यूटेशन थी, पहले ही पार ब्लू हुआ था, जरा ब्रीड हुआ और लोगों ने बाय करना छोड़ दिया लोकल मार्केट में, तो रेट नीचे आया तो बाहर चला गया, फिर रेट ऊपर हुआ तो बाहर से आने लग गया। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, लेकिन लोग अपनी डायरेक्शन है अपनी प्रोडक्शन पे करें। मैं अपने तमाम जूनियर्स को कहता हूं, आपने 10 लाख का एक बर्ड लिया तो आपका लॉस कहाँ है कि उससे आप 10 बर्ड नहीं बना सके, और वो किसी को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है। अगर आप उससे 10 बर्ड बनाने में कामयाब हो गए तो आपको एक बर्ड की कॉस्ट 1 लाख रुपए आ गई। अब उस 1 लाख वाले बर्ड से आपने फर्दर 10 बर्ड बनाने, तो आपकी 10,000 रुपए कॉस्ट आ गई।
उस 10,000 वाले जोड़े को अगर आप दूसरे 10,000 वाले पीस से मिलाएंगे तो 20,000 का जोड़ा बनेगा। अगर 20,000 के जोड़े के 5,000 के बच्चे बिक रहे हैं 2 साल बाद तो आपको लॉस नहीं है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि हम अपनी गलत फैसलों की वजह से ऐसे बर्ड ले लेते हैं जो प्रोडक्टिव नहीं होते और वो हमें लॉस दे आते हैं। तो वहां का जो है वो हमारी गलतियां होती हैं, हमें उनको रियलाइज करना चाहिए, ना कि हमें उस चीज को जो है ना मार्केट में ला के कहना चाहिए कि नहीं ये गलत हुआ। गलत नहीं हुआ, क्योंकि जिसने वो 10 बर्ड बना लिए वो तो ग्रो कर गया, जिसने उन 10 बर्डों से 10 बर्ड बना लिए वो भी ग्रो कर गया। लेकिन जो प्रोडक्शन नहीं ले सका, जिसके पास प्रोडक्टिविटी का फंड नहीं था, वो लॉस कर जाता है। अच्छा, हर चीज में कभी कभी ऐसा नहीं होता, कभी किसी चीज के अंदर बेनिफिट मिल रहा होता है, कभी किसी चीज में बेनिफिट होता है। एक दफा होगोरोमो फेलो आए, 4.5 लाख रुपए का जोड़ा था और 2.5 लाख रुपए का जोड़ा था। 2.5 लाख के टूटे फूटे फ्लावर थे, 2-4 पेटल वाले, और 4.5 लाख का कुछ दोनों साइड पे पेटल वाले। बहरहाल वो 5 जोड़े ले लिए। वो वीक जनरेशन थी, मरे खपे खत्म हो गए, क्योंकि फर्स्ट टाइम आए थे तो वहां से भी इसी तरीके से आए थे और यहाँ भी हम उनको सही सर्वाइव नहीं करा सके। एज कंपेयर वहीं से एक जो है ना 8,500 रुपए का एक ग्रीन बर्ड ले लिया, जो बुड्ढा था, ओल्ड था, धूम हिला रहा था, बिल्कुल रिजेक्शन लग रही थी, लेकिन बड़ा अच्छा था। और वो रिजेक्शन ही थी, वो 50-60 बर्ड आए थे, बाहर चले गए, वो 2 बर्ड रिजेक्ट होकर रह गए। उसको लाके लगाया, पता चला, चेक किया स्पर्म निकाल के तो स्पर्म मोटाइल थे, बड़ा अच्छे स्पर्म बना रहा था। हमने को क्रॉस किया, क्रॉस कर दिया फीमेल से, उसके जो है ना 6 अंडे आ गए, नर मर गया, अंडे फर्टाइल, दौड़ा भगा के बेचारे यतीम बच्चे पल गए। वो 6 बच्चों को जवान करके जब डाला तो वो ग्रीन बर्ड के 4 में निकले, चारों टीसीबी के स्प्लिट, और होगोरोमो की माँ डाली थी वो बैकफिल था। तो पता चला कि 1.5-2 साल के अंदर कोई 30-40 जोड़े होगोरोमो के बन गए टीसीबी के, उन्हीं से दूसरे बर्ड डाल के। और वही शिपर जिससे मैंने 15 लाख के बर्ड लिए थे, 16 लाख के अपना फेलो, वो सब डंप हो गए। मेरे ख्याल 10 लाख आज भी फंसे हुए होंगे, कुछ नहीं मिला। और वही जो 8,500 का बर्ड था, उसने जो 30-40 जोड़े बना दिए, वही आया और उसने मुझसे कहा 700 यूएसडी में, 800 यूएसडी में, 1000 यूएसडी में, ऐसे कर करके उसने बाहर सौदे किए। और उसमें उसका भी डेफिनेटली उसका राइट था। और मिल मिला के इतनी बड़ी रकम होगी कि मैं वापस पैसे लाते हुए डरा था। मैं होंडा वीजल खरीद के ले आया अपने कजनों का। उसने बोला यार वहां देते हैं, फिलहाल ये ले लो, बाद में देखें क्या करना है। तो एक 8,500 का बर्ड ने होंडा वीजल बना दी। और ये मतलब दोनों मिसालें हैं। लेकिन देखो, कुदरत की जात पे आपका पक्का ईमान और अकीदा होना चाहिए कि मुझे अल्लाह ताला आजमाइश में डाल रहा है, इस चीज में से नहीं दिया। अपनी खामियों कोताही को रियलाइज करना चाहिए दोनों चीजों में। ये नहीं कि टोटल आप जो है ना नसीब और तकदीर पर। आप देखो कि मैंने कहाँ मिस्टेक की, मैंने लालच की, मैं हविस में आया, मैंने एक जंप लगाई और नॉन प्रोडक्टिव बर्ड ले लिया, उसको रियलाइज करें। या मेरे एडवाइजर सही नहीं थे, उन्होंने गलत एडवाइस कर दिया, या मेरी बाइंग की जगह सही नहीं थी, जिस जगह से मैं बाइंग कर रहा था वहां मैं जज्बात में आके या गलत चीज ले गया। इन सारी चीजों को आप देख के चलेंगे तो आपकी इस्लाह भी होगी और कुदरत नवाजेगी। होता क्या है कि आपको वक्त के ऊपर अल्लाह ताला पे भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला इसमें मसले थी, मेरी आजमाइश थी, तो कहीं और से दे रहा होता है। अब इस वक्त पैलेट की सूरत हाल बता दूं, हमने भी डल फैनों पे काम किया, हमें कोई कामयाबी नहीं मिली, जीरो पे खड़े में, सारा पैसा डूब गया। एज कंपेयर हमने पैलेट पे काम किया था, 1,500 रुपए का बर्ड लालू खेत की मार्केट में धक्के खाता था। 4-5 साल पहले उठाया, चेन लगा, मिलाते रहे 40,000 जोड़े लगा दिए। अभी की बात बता रहा हूँ, 1 हफ्ते पहले उसमें से एक पारब्लू का बच्चा बॉक्स से कूदा हुआ जो है, डीएनए कराया, मेल हुआ, 7 लाख रुपए का दिया। 3-4 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए की तो कितनी कहानी है। तो अब मैं हिसाब बताऊं तो आप डर जाओगे, इतनी बड़ी रकम जो है ना इन 3-4 महीने में आ गई, तो डंशन बेचता ही कुछ नहीं। तो बात क्या होती है, कुदरत कहीं से आपको दे रही होती है, आपको रास्ते का नहीं पता होता। आप नाशुक्रापन करते हो, तवक्कल अल्लाह से हट जाते हो और उम्मीद ये करते हो कि मैं बस मेरी फिजिबिलिटी जो है ना, नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो है। और कुदरत जो है ना, कुदरत आपको आजमाइश में डालती है कि देखो मेरा बंदा शुक्रगुजार है, मेरा बंदा रोने वाला तो नहीं है, मेरा बंदा कहता है अल्लाह ताला तेरी मर्जी, तू देने वाला कहीं और से तुझे पत्थर में भी दे रहा है ना, वो पता नहीं ऐसी जगह से नवाजता है, आप सोच नहीं सकते। तो हमें अपना अकीदा, अपना ईमान, तवक्कल अल्लाह पे रखना चाहिए, तो हमारी कामयाबी है। मतलब डॉक्टर साहब शॉर्ट लफ्जों में ये कहा जाए कि वो आजकल जो उर्फ़ आम में हुआ है कि कुछ भी हो जाए आपने घबराना नहीं। लेकिन मतलब ये है कि अपना सारा मामला भी क्लियर कर लेके चलना है, अपने मामला को रब के आगे रखना है, सही, लोगों के आगे और रखने मेहनत से भी कुछ करनी नहीं है, मिलेगा। मेहनत भी करनी है। लोग अपने रोने लोगों के आगे रोते हैं, जो लोग उनको कुछ नहीं देंगे, लोग दिलासा दे देंगे, ठीक है भाई कोई मसला नहीं है, अल्लाह बेहतर करेगा, वो चोर है, वो फ्रॉड है, वो ठोका, यही बातें करेंगे ना। लेकिन रब जो होता है ना, दर हकीकत वो आपके अंदर के हाल को जानता है और आपका नेमुल बदल उसी ने देना है। आपके खोए हुए माल, आपके लुटे हुए माल, आपका नुकसान का नफा जो है वो कुदरत के हाथ में। और मैं तो ये समझता हूं कि अगर आपकी सारी कोशिशों के बाद आपको कुछ नहीं मिल रहा, ये आजमाइश होती है कि मैं देखूं कि मेरा बंदा हर हाल में मेरा शुक्र अदा करता है, या जब नवाजिश आती है तब तो कहता है वाह, या जब, तो दोनों तरीके से आपको म्याना रवि का तरीका इख्तियार करना चाहिए और अपने रब से मांगना चाहिए। वो रब देने वाली जात है, वो आपको वहां से नवाजेगी जो आपकी सोच नहीं। मेरा अकीदा यही है, बाकी लोगों के अपने अपने अकीदे में, उस पर किसी को वो नहीं कहता।
अपने अपने स्टाइल है, लोगों के अपनी अपनी लाइफ है, हर एक का अपना तरीकाकार है। मेरा तरीकाकार ये है कि मुझे किसी चीज़ में अगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता तो मैं अपनी खामियां कोताहियों को सबसे पहले मद्देनजर रखता हूँ और उसको अगली प्लानिंग के लिए एनालाइज करता हूँ कि मैंने ये गलत फैसले किए। खताओं का पुतला हजरत आदम की औलाद है, उन्होंने भी खता की, जन्नत से जो है बेदखल किए गए। तो हमें भी अपनी गलतियों को भी सामने रखना चाहिए। सारा कुछ कुदरत के मामलात पे तो छोड़ना है, लेकिन ये भी देखना है कि मैंने लालच की बुनियाद पे, हवीस की बुनियाद पे, नफाखोरी की बुनियाद के ऊपर जो है ना मैंने जंप लगाई और मैं वहां फंस गया गलत चीज के अंदर। तो आइंदा एहतियात करूं कि मैं कदम थाम के रखूं, सोच समझ के, मशवरा करके, चार लोगों से मुशावरत करके चलूं। अच्छा, मुशावरत के अंदर भी कभी कभी ऐसा होता है, दो बातें होती हैं, या आपके लोग आपसे मुखलिस नहीं होते, वो आपको गलत मशवरा देके फंसा देते हैं, या कभी आपके मुशावरती कहते हैं ना कि दाना नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा है। तो वो नादान दोस्त होते हैं जिनकी नादानियां भी आपको मरवा देती हैं। वो बेचारे नादानगी में, सादगी में आपको गलत मशवरा देते हैं और आप उस स्टेप को ले आते हो। बाद में आपका एहसास होता है कि आपके जो दोस्त थे वो नादान थे, वो बेचारे थे मुखलिस आपसे, लेकिन वो नादान थे, उन्होंने गलत आपको मशवरा दे दिया, आपने वो गलत दलदल में पाँव लगा दिया, फंस गए। तो दाना दोस्त का होना ही बहुत जरूरी होता है इस फील्ड के अंदर, जो आपके साथ कम्युनिकेशन करके आपको प्रॉपर गाइडलाइन दे कि इस स्टेप पे अब ये स्टेप आपने लेना है। अच्छा, हर चीज का बाइंग का भी टाइम होता है, हर वक्त हर चीज की बाइंग का टाइम नहीं होता। जब ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है उस वक्त हमें अपनी ब्रीडिंग पे फोकस करना चाहिए और अपने स्टड को प्योरली जो है आइसोलेट रखना चाहिए। हम उस वक्त लालच करके दोनों दिन बर्ड भरना शुरू करते हैं। जब 4 महीने से सीजन ऑफ हो रहा था उस वक्त तो एंट्रियां कराते नहीं। ये भी बहुत बड़ी नुकसानदेह का साबित होता है, क्योंकि वो बहुत सारी बीमारियां लेके आते हैं और अपने स्टड को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, अब ये मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है इतना लंबा टाइम खींचना लोगों के लिए, लेकिन बहरहाल तवक्कल अल्लाह पे चलना चाहिए। मेरा पहला स्टेप और आखिरी स्टेप यही है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अकील बुखारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं मुमताज़ भाई से 2 मिनट के लिए अगर आप क्लिप रोकें। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको ख़ास हमारे दोस्त हैं जिनकी वजह से आज समय महफिल थोड़ी सजी है, जिसका क्रेडिट जो है ना सबसे पहले जो है ना हमारे वो मुमताज़ भाई को जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुमताज़ भाई वाहिद ही वो शख्सियत है जिन्होंने कराची के अंदर अपने कुछ दोस्तों से मिलके जो है वो एक ऐसा इवेंट कराया जो शायद आज से पहले कभी किसी ने नहीं कराया। तो मैं सिर्फ मुमताज़ भाई से एक यही सवाल करूँगा कि इस तरह की रौनकें और इस तरह की महफिल दोबारा फिर कब कर रहे हैं और आगे के लिए आपकी क्या कोशिशें हैं? जी, वालेकुम सलाम। सादिक भाई, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने हमें इतना कीमती वक़्त दिया और माशाल्लाह से डॉक्टर साहब के सामने हमें बोलने का मौका दिया, शर्फ़ दिया, क्योंकि ये जवाब तो बनता नहीं है कि डॉक्टर साहब के सामने हम कुछ बोल सकें। एनीवेज़ मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इंशाल्लाह हमारी दोबारा प्लान है कि ओनली फॉर द कराची फैंसर, और जिसमें अकील भाई भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर साहब भी होंगे, इवन दो कि डॉक्टर बासित सत्तार भी इंक्लूड है। हम सब ने मिलके ये सोच किया है कि इन मिड ऑफ दिसंबर में हम ये प्रोग्राम इंशाल्लाह अरेंज करने जा रहे हैं, बट ओनली फॉर द कराची फैंसर, ओनली फॉर द लर्निंग सेक्शन। वहाँ पर हम सिर्फ लर्निंग सेक्शन करेंगे। न्यू फैंसर को हम ये बताएंगे कि हम किस चीज़ों में गलती करते हैं, बेसिक न्यूट्रिशन के हवाले से बताएंगे, जेनेटिक्स के हवाले से बताएंगे। और नाउअडेज़ आजकल देखेंगे कि कुछ न्यू फैंसर ऐसे भी हैं कि रोजी कोहली को ग्रीन ऑफलाइन के साथ लगा रहे हैं, व्हाटएवर बहुत सारी चीज़ें लगा के वो ब्रीड करा रहे हैं। तो ऐसे, क्योंकि देखिए जब तक आप न्यूट्रिशन को कौन से बर्ड को कौन से नहीं पेयर करना, तब आप कामयाब नहीं हो सकें। हमारे बीच बहुत सारे ऐसे सीनियर लोग हैं, डॉक्टर साहब हैं, फिर और भी बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं, जो अपना अपना कीमती राय वहाँ पर देंगे। तो इंशाल्लाह ताला हमारी यही सोच है कि हम एक सिर्फ ओनली फॉर द कराची को ये शो पर्पस बिल्ड करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मुमताज़ भाई ये जो शो होगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या इसकी कोई फीस वगैरह भी आप रखेंगे, और या इसके अंदर आपके जान पहचान वाले ही शिरकत कर सकते हैं या हर न्यू पेंसियर और हॉबी में आने वाला हर बंदा वो शिरकत कर सकता है? सादिक भाई, बेसिकली देखिए डिपेंड करता है अरेंजमेंट के ऊपर। जहाँ हम सेटिंग अरेंजमेंट करेंगे तो हम वो कैपेसिटी देखेंगे कि हमें वहाँ पर 500 बंदे के है या हमें वहाँ पर 1000 बंदे के हो। ठीक है। अभी ये चीज़ कहना है कबल वक्त है, क्योंकि देखेंगे किस तरह का अरेंजमेंट है, किस तरह की है, स्पॉन्सर कराना है। लेकिन बहरहाल ये गारंटी है कि सबके लिए होगा, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, जो आना चाहे वो आएगा। देखिए अखिल भाई, मैं वैसे तो खैर कोई हैसियत नहीं है आप लोगों के आगे बर्ड के हिसाब से हवाले से नहीं, शख्सियत की मैं एक बात अलग कर रहा हूँ, लेकिन बर्ड के हवाले से आप डॉक्टर साहब हैं, आप हैं, मुमताज़ भाई हैं, तकरीबन सब सीनियर ही हैं। लेकिन मैं एक हौसला अफजाई और न्यू फेंसियर के हवाले से मैं अपनी पेशकश ये करना चाहूँगा कि हमारी अगर कोई खिदमत आपको लेनी पड़े तो मैं हम वक्त हाजिर हूँ अपने न्यू फेंसियर के हवाले से ना। इसलिए नहीं अक्सर लोग सबसे पहले बदगुमानी पहले कर देते हैं ना कि यार सादी भाई अपनी पब्लिसिटी करने के हवाले से आगे आना चाह रहे हैं। तो देखें, अगर मुझसे जितना बन पड़ा माली तौर पे और
जिस्मानी तौर पे भी। अब अगर हमारी खिदमत लेना चाहेंगे मैं हाजिर हूँ, और मैं चाहूँगा कि मेरे साथ वाले और मेरे कराची के जो बड़े ब्रीडर हैं, जो बर्ड से अर्निंग कर चुके हैं, तो वो भी इसके अंदर हिस्सा ज़रूर लें। जी, आपके कहे बगैर हमने कुछ लोगों के नाम है, उसमें आपका नाम शामिल है एज़ ए मैनेजमेंट टीम। तो चाहे फाइनेंशियली हो ना हो, लेकिन फिज़िकली आपकी ज़रूरत पड़ी रहेगी, और टेक्निकली और एक्सपीरियंस भाई डॉक्टर साहब हैं, फिज़िकली में और जो भी है फाइनेंशियली भी इंशाल्लाह करेंगे जो भी हो सकेगा। लेकिन मकसद यही है कि कराची को प्रमोट किया जाए, जो थोड़ी-थोड़ी गलतियाँ हैं उनको थोड़ा-सा डॉक्टर साहब या और जो हमारे सीनियर ब्रीडर हैं, कोई आरिफ रज़ा भी हैं और 2-4 लोग हैं, मैं नाम नहीं जानता, लेकिन कोशिश करेंगे उनको बुला के कोई लर्निंग सेशन टाइप चीज़ करेंगे। अभी इसको बिल्कुल डिज़ाइन 100% नहीं हुआ, लेकिन बेसिक आइडिया आपको हमने बता दिया है कि ये बेसिक आइडिया है, और जब मुशावरत होगी तो आपको और लोगों को बुलाएँगे, बैठ के मशवरा करेंगे। कोशिश भी ये होगी कि लोगों को पे कोई फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े, लेकिन अभी हम ये चीज़ कन्फर्म नहीं कर रहे हैं